नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे समास को। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यह होता है कि संक्षिप्त करना अथवा छोटा करना। यानी कोई एक वाक्य है पूरा, उसे हम किन्हीं एक शब्द में, किसी एक शब्द में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें और उस शब्द को जब तोड़ें, हम उस शब्द का विग्रह करें, तो वह वही वाक्य निकल कर वापस आए जो वाक्य हमने सूक्ष्म किया था। तो ऐसे पद को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के लिए दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा जाना आवश्यक होता है। आइए परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ देखिए, दो कंडीशन निकलकर सामने आई। पहला कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरा कि उनको जोड़ने के बाद जो नवीन शब्द बन रहा है वह सार्थक शब्द होना चाहिए। तो सार्थक शब्द का क्या होता है? सार्थक शब्द होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। यानी कि यदि कोई अर्थविहीन शब्द है, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जैसे चाव चाव काव काव को जोड़ दिया, अब चाव चाव काव काव क्या है, कोई अर्थ उसका नहीं निकल रहा है, तो ऐसा शब्द ना हो जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। दूसरी परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो यह तो समास शब्द जो है कि समास शब्द सम धन आस दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, और इसका अर्थ होता है पास पास रखना। तो समास में दो पद होते हैं। जैसा कि समास दो शब्दों से जुड़कर बना होता है, तो उन्हीं दोनों शब्दों को दो पद कहा जाता है। जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम समास की पहचान करते हैं आगे जाकर, तो वहां बार बार आता है कि पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, तो हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर हम क्लियर नहीं रहते हैं तो। अब जैसे यहाँ समझ लेते हैं गंगा जल, एक उदाहरण है गंगा जल। गंगा जल क्या है? एक सामसिक पद है। इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो दो शब्द मिलते हैं हमें, क्या? गंगा और जल। इसमें गंगा क्या है? गंगा पूर्व पद है, और जल क्या है? यह उत्तर पद है। तो आप समझ पाए होंगे कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। अब आइए देखते हैं समास के भेद। समास के भेद को लेकर विद्वानों में काफी तर्क रहता है, काफी जो है भेद हैं अलग अलग, लेकिन सामान्यतः समास के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? उसको हम समझने के लिए एक यूज करते हैं पंक्ति का, या सूत्र कह सकते हैं, जिसमें हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, अब तक दादा। अब तक दादा का मतलब क्या हुआ कि आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्विगु समास, और दा से द्वंद्व समास। यानी अब तक दादा से हम याद रख सकते हैं कि समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर भी समास का वर्गीकरण किया जाता है, समास के भेद होते हैं। जैसा कि हमने बताया, तो पद जो दो शब्द जुड़कर समास बनते हैं, उसी में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें जो पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि समास का पहला ऐसा भेद जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद जो होता है वो मुख्य होता है, वो कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा होता है उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर का मतलब होता है जो दूसरा पद होता है, यानी उसकी प्रधानता होती है, वो हावी होता है। पूरे अगर वाक्य का अर्थ देखें तो दूसरा पद उसमें हावी होता है, उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे कौन कौन से समास होते हैं? तो ऐसे तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास होता है। तीसरा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें बराबरी का मुकाबला होता है, दोनों शब्द में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यूं कह सकते हैं कि दोनों शब्द इनमें जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। चौथा हमारा आता है दोनों पद अप्रधान समास, यानी कि इसमें जो पूर्व पद है और उत्तर पद है दोनों भी अप्रधान है, दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, और उस पद की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी के आधार पर
इस समास को तय किया जाता है कि यह कौन सा समास बन रहा है। तो इसमें आता है बहुब्रीहि समास। अब आइए देखते हैं समास को कैसे पहचानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि परिभाषाएं, पूर्व पद, उत्तर पद, इन सबको तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं और इन सब में हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर इस 6-7 लाइन की पंक्ति को, कविता को अगर आपने याद कर लिया और आपने इसको समझ लिया, तो आगे से आपको कभी भी समास को लेकर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। इसको याद कैसे करना है? तो इसको याद करना है ऐसे, आप कई बार पढ़िएगा, 5-6 बार पढ़िएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगी कि द्वंद्व समास में और छिपे, दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष कहावत है, पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है, अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। दोस्तों, इसका अर्थ आइए समझते हैं कैसे इसमें से हम निकालेंगे कि कौन सा हमारा समास बन रहा है। द्वंद्व समास में और छिपे, यानी कि द्वंद्व समास जो होता है उसके जो दोनों पद होते हैं उनके बीच में और, या, अथवा, एवं, ये सब चीजें छिपी रहती हैं। मुख्यतः और ही छिपता है। जैसे द्वंद्व समास के अगर 1-2 उदाहरण देख लें, जैसे माता पिता, माता पिता अगर शब्द आता है तो वह द्वंद्व होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में और शब्द छिपा रहता है। जैसे माता और पिता, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। धरती अंबर, धरती और अंबर। ऐसे ही जो भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं उनके जो सामसिक पद होता है उसका विग्रह करने पर बीच में और, एवं, ऐसे, या, ऐसे शब्द आ जाते हैं। इनकी एक और पहचान होती है, साधारणतः इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। उसको हम अभी आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। दूसरा है हमारा द्विगु। द्विगु में पहला गणना पद आता है, यानी संख्यावाची शब्द आते हैं। जैसे 1, 3, 4, त्रि, द्वि, ऐसे सप्त, ऐसे करके सप्तऋषि जो है, चौराहा, त्रिनेत्र, ऐसे करके शब्द आते हैं। इसके बाद हमारा है तत्पुरुष समास। तो इसमें कह रहा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष कहावत है। यानी अगर बीच में कारक चिन्ह छिपा हुआ है तो उसका उत्तर क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो कारक चिन्ह आइए देखते हैं। 8 कारक चिन्ह होते हैं हमारी हिंदी में, और उन कारक चिन्हों को ऐसे बांटा गया है कि जैसे कर्ता, कर्ता एक जो है क्या कहते हैं, कारक होता है जिसका चिन्ह होता है ने। वैसे ही कर्म होता है, उसका को होता है, और करण का से होता है, यानी कि जुड़ा हुआ, द्वारा। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान एक जो है कारक है जिसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान का से होता है। संबंध का की, के, रे होता है। अधिकरण का में और पर होता है। संबोधन का हे, अरे होता है। संस्कृत में भो, अहो भी कहा जाता है। तो ऐसे ही 8 हमारे कारक हैं जिनके अपने अपने चिन्ह हैं। इसमें से पहला यानी कि कर्ता, और लास्ट यानी कि हमारा अष्टमी जो है संबोधन, इनका जो है प्रयोग हम तत्पुरुष समास में नहीं करते हैं। बाकी 6 यानी द्वितीय विभक्ति से लेकर के और हमारी सप्तमी विभक्ति तक के सारे जो कर्ता चिन्ह हैं ये हमारे तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। कर्मधारय, तो कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद होता है जो वो विशेष से होता है, अथवा उपमेय और उपमान का भी संबंध इन दोनों में होता है। कैसे? जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, लाल किला। इसमें 2 पद निकल रहे हैं, पहला लाल, दूसरा किला। किला क्या है? एक विशेष से है, और इसका विशेषण क्या है? लाल, यानी लाल है जो किला। तो इसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे महात्मा, तो इसमें 2 शब्द निकलने हैं, एक महान, दूसरा आत्मा। महान क्या है? विशेषण है किसका? आत्मा का। तो महात्मा एक शब्द बन रहा है, इसमें पहला पद विशेषण आ रहा है। तो विशेषण जिसमें पहला पद आता है वह हमारा क्या होता है? कर्मधारय होता है। इसके बाद होता है अव्ययी। अव्ययी में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है और उसकी ही प्रधानता होती है। वो पूरे वाक्य को क्या बना देता है? अव्यय शब्द बना देता है। पूरे शब्द को अव्यय बना देता है किसी शब्द के पहले आकर। तो
अव्यय पर, और जैसे अभी आपको कर्ता कारक चिन्ह बता रहे थे, इन पर हम कभी एक वीडियो बना देंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यदि किसी शब्द में अव्यय पहले आ जाता है, अव्यय शब्द कैसे होते हैं, जैसे निर हो गया, आ हो गया, ऐसे कुछ शब्द जिन पर काल का, समय का और उसके अलावा लिंग का, इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसको स्त्रीलिंग में बोला जाए या पुल्लिंग में बोला जाए, उसको भूतकाल में बोला जाए, भविष्य काल में बोला जाए, वर्तमान काल में बोला जाए, ऐसे शब्द जिन पर इन सभी चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े वो अव्यय शब्द होते हैं। जैसे आजीवन, इसमें दो शब्द आ रहा है, एक जीवन और दूसरा आ। अब ये आ शब्द जो है, इसको किसी भी शब्द के पहले लगा देंगे तो ये इस पर मतलब कि किसी काल का, समय का और जो है क्या कहते हैं, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ये अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय शब्द जब किसी शब्द के पहले आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यह सभी जो है समासों का को मतलब अपने आप में सामेकित कर सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो है किसी शब्द के पहले अगर संख्यावाची पहला पद आ जाता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। लेकिन बहुब्रीहि में इसका उल्टा हो जाता है। जैसे एक हम ले लेते हैं एक दंत। एक दंत क्या है, एक क्या है, संख्यावाची शब्द है, लेकिन एक दंत किसका उदाहरण है, बहुब्रीहि का। क्यों, क्योंकि ये दो पदों से बना है, एक और दंत। लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इंगित कर रहे हैं या किसी तीसरे चीज की तरफ इंगित कर रहे हैं। एक दंत का नाम लेते ही हमारे दिमाग में गणेश जी आ जाते हैं, क्योंकि एक दंत गणेश को कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 है जिसके आनन, 10 का मतलब संख्यावाची हो गया और आनन का मतलब मुख होता है, तो 10 है जिनके मुख। अब यह कहते ही हमारे दिमाग में आ जाता है रावण। अर्थात ऐसे दो शब्द जिसमें जो किसी तीसरे शब्द को प्रदर्शित कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति को, तीसरी वस्तु को प्रदर्शित कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसको आइए थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। द्वंद्व समास, जैसा कि हमने बताया था कि योजक चिन्ह लगा होता है द्वंद्व समास के साथ, और उसके अलावा इसकी एक विशेषता और होती है कि इसको तोड़ने पर इसके बीच में और, एवं, अथवा ऐसे शब्द आ जाते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा देखते हैं तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे चौराहा, अब चौराहे में क्या है, हमारा एक दो वर्ड आता है, एक चौ आता है और दूसरा राहा होता है। चौ का मतलब चार और राहा का मतलब राह, यानी चार राहों का समूह। जैसे दुधारी, दुधारी में दो का मतलब दो और धारी का मतलब धार, यानी दो धार जिसमें हो, यानी कि दो धार वाला। जैसे पसेरी, पसेरी में पा का मतलब पांच और शेरी का मतलब शेर, यानी पांच शेर। अष्टकोण मतलब, अष्ट का मतलब आठ और कोण का मतलब कोण, यानी 8 कोणों का समूह। त्रिनेत्र का मतलब, त्रि का मतलब 3 और नेत्र का मतलब आंख, यानी 3 आंखों वाला या 3 नेत्रों का समूह। तो इस प्रकार हमारा ये द्विगु समास होता है। उसके बाद हमारा आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमने जैसा आपको बताया, यदि आप विभक्तियों को याद रखते हैं तो आपको उससे बहुत आसानी होगी, विभक्तियों और कारक एवं उनके चिन्हों को। अगर नहीं भी याद रखते हैं तो आपको ऐसे ही देखना है कि आपको कविता के अनुसार कि इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कारक चिन्ह, कुछ मुख्य कारक चिन्ह जो इसमें आते हैं उसमें आते हैं, जैसे से आ जाता है, के आ जाता है, द्वारा आ जाता है। जैसे देशभक्ति को अगर आप विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, अब के क्या है, इसमें कारक चिन्ह है। रस भरा, रस से भरा, यानी से क्या है, कारक चिन्ह है। तो जब हम तत्पुरुष समास के शब्दों को तोड़ते हैं, पदों को तोड़ते हैं, तो उसमें कारक चिन्ह बीच में आ जाते हैं। इसमें आपको बताया था पहले ही कि दो कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कर्मधारय समास आता है। ये इसमें महत्वपूर्ण यह होता है कि यह इसके जो पद होते हैं एक दूसरे के उपमेय और उपमान होते हैं अथवा विशेष और विशेषण होते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल का मतलब क्या होता है, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता क्या है, वह नीला है।
तो नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, पहला पद है। तो इसकी परिभाषा भी यही है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण, विशेष से अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे काली मिर्च, मिर्च क्या है, काली है, तो काली क्या है, विशेषण है, और मिर्च क्या है, विशेष है। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि आत्मा क्या कैसी है, महान है, महान क्या है, विशेषता है। तो ऐसा जहाँ पर रिश्ता दिखता है, यानी पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरे पद का यानी विशेष का वहाँ क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। फिर अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास हमने बता ही दिया कि अव्यय शब्द, पहला अव्यय शब्द जुड़ जाता है आकर और वह अव्ययी शब्द अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे यथा, मिति, आमरण, तो इसमें यथा और आ क्या है, अव्यय हैं। यथा शब्द किसी भी शब्द के पहले लगा दिया जाए, यानी कि यथा शब्द को किसी भी समय में किसी भी लिंग में बोला जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, आजीवन यानी कि जीवन भर, यथा सामर्थ्य। अब यथा सामर्थ्य आप किसी भी काल में प्रयोग करें, किसी भी लिंग के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के लिए भी प्रयोग करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इन शब्दों पर। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे अव्ययी भाव समास हो जाता है। उसके बाद बहुब्रीहि समास, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसमें हमने कुछ आपको उदाहरण लेकर बताए थे, कुछ उदाहरण और भी सामने हैं, जैसे अन्य उदाहरण हम लेते हैं। इन उदाहरणों की व्याख्या हमने पहले कर दी है, तो इसलिए जैसे चंद्रभाल, चंद्रभाल क्या होता है, चंद्रभाल प्रयोग किया जाता है शिव जी के लिए, यानी जिनके सर पर चंद्रमा है तो चंद्रभाल। और इसी तरह गिरिधर, गिरिधर किसको कहा जाता है, कृष्ण जी को कहा जाता है, यानी गिर मतलब पहाड़, पहाड़ और धर मतलब धारण करने वाला, पहाड़ को धारण करने वाला, यानी कि श्री कृष्ण जी उन्होंने पहाड़ को धारण किया था बाढ़ इंद्र जी के प्रकोप से बचाने के लिए मथुरा की जनता को। तो ऐसे शब्द, ऐसे दो पद जिनका अपना कोई बहुत अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह किसी तीसरे शब्द की ओर इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, ऐसे सभी जगह पर बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और उस कविता के माध्यम से आप समास को काफ़ी हद तक क्लियर कर लेंगे। बात बचती है सिर्फ तत्पुरुष समास की और बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि में आपको यह देखना है कि जो भी दो शब्द हैं, किसी भी समास के जो दो पद हैं, वह अगर किसी तीसरे पद की ओर, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, वस्तु की ओर इंगित नहीं कर रहे हैं, तब आपका वही समास होगा जो आपको पद द्वारा मिलेगा। जैसे अगर पहला पद आपका विशेषण है तो आपका वह चला जाएगा कर्मधारय समास में। यदि आपका पहला पद संख्यावाची है तो वह चला जाएगा द्विगु समास में। इस प्रकार से वह अपने समास में रहेगा, परंतु अगर वह किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें ज़रूर देते रहें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे चैनल से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।